तो बच्चों आज अपन पढ़ने वाले हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, क्लियर। तो आज का अपना टॉपिक होगा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए इस टॉपिक में सबसे पहले तो अपने समझेंगे कि इस चीज़ का मतलब क्या होता है। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स का मतलब ये हो गया कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कितनी एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की जाए ताकि उस इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस की मात्रा क्या हो। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हुआ। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स का मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस की जो क्वांटिटी होती है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस पॉइंट से अपन ये जान सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में जितनी अपन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाली जो सब्सटेंस की अमाउंट है या सब्सटेंस की क्वांटिटी है वो कितनी होगी। तो ये क्वांटिटी के बारे में पता कर सकते हैं, इसलिए इसको अपन कहेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले फैराडे ने जो कॉन्सेप्ट दिए थे उनको अपन कहेंगे फैराडेज लॉ। उनको अपन कहेंगे बेटा फैराडेज लॉ। क्लियर हुआ? फैराडेज लॉ। तो वो फैराडे ही ऐसे एक साइंटिस्ट थे, आई थिंक ये सबसे पहले वाले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को डिफाइन किया। तो फैराडेज लॉ में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे फैराडेज प्रथम लॉ। क्लियर? फैराडेज प्रथम लॉ। देखो फैराडेज प्रथम लॉ क्या है? फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ। क्लियर? फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है उन्होंने ये कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस की क्वांटिटी उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ द क्वांटिटी ऑफ according to Faraday's first law the quantity of deposited substance at any electrode during electrolysis is directly proportional to the electric current float into the electrolytic solution क्लियर हुआ बेटा? कि फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले सब्सटेंस की जो क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसको मैथमेटिकली मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ। मैथमेटिकली अपन कैसे लिखेंगे इसको? W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। क्लियर हुआ? W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मैं लिखता हूँ ZQ। क्लियर हो गया? अब देखो दो चीज़ है। एक अपन ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है I इक्वल टू होता है Q/T, और यहाँ जो I है, I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट,
और इसकी जो यूनिट होती है बेटा इलेक्ट्रिक करंट की वो होगी एम्पियर। यहाँ Q है चार्ज, और चार्ज को अपन किस में मापते हैं, कूलम्ब में। एंड T इट मीन्स टाइम, T इट मीन्स टाइम। और जो टाइम को डिनोट करते हैं अपन, टाइम को जो एक्सप्रेस करते हैं वो होगा सेकंड में टाइम को। तो देखिए इस फॉर्मूले के बेस पर मैं W, जो W होता है, एक चीज मैं भूल रहा हूं यहाँ पर, W का मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस की क्वांटिटी, द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पर, क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर हुआ? तो मैं इस जो W है उसकी वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूं कि W इक्वल टू ZI2, W इक्वल टू, देखो यहाँ से Q, अगर मैं यहाँ से Q की वैल्यू पता करूँ तो Q इक्वल टू हो जाएगा बेटा I इंटू टी, Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। और यहाँ से मैं Q की वैल्यू रखूँ तो I ये T हो जाएगा ZIT। क्लियर हुआ? सॉरी यहाँ पर क्यों नहीं आएगा, ZIT। तो ये फैराडे का फर्स्ट लॉ हुआ। क्लियर हुआ? तो फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अपन क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, द क्वांटिटी ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोड इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में I एम्पियर या Q चार्ज की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर किसी भी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस की जो क्वांटिटी होती है उसको फैराडे का फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है। तो W इक्वल टू ZIT हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ पर जो Z है, एक नई यूनिट आ गई अपने पास में Z। तो Z का मतलब हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल वेकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा? अब देखो, अब अपन इसको डिफाइन ये करेंगे, पढ़ेंगे ये कि ये वास्तव में इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है। अभी अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा, W इक्वल टू Z और Q, और अपन ये जानते हैं कि I इक्वल टू होता है Q अपॉन T, Q अपॉन T। तो Q इक्वल टू I इंटू T। तो इस फॉर्मूले से W, Z और Q की वैल्यू हो जाएगी I और T। तो यहाँ पर जो Z है, इस Z को अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, Z इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन I इंटू T। ठीक है? तो ये Z जो है इसको अपन डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल वेकेंट से, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट से। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में I इक्वल टू, इट मीन्स 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को T इक्वल टू 1 सेकेंड, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को 1 सेकेंड तक फ्लो किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाली देन Z इक्वल टू हो जाएगा W। तो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस की जो क्वांटिटी होती है उसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इफ द 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट is passed into the electrolytic solution till 1 second, then amount of substance deposited at electrode is called as electrochemical equivalent। ठीक हुआ? तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, Z इक्वल टू W अपॉन IT। तो अगर I और T, I इट मीन्स 1 एम्पियर, T इट मीन्स 1 सेकेंड, तो दोनों की वैल्यू 1 है, दोनों की वैल्यू पुटअप करेंगे तो Z इक्वल टू हो जाएगा W। Z इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, W। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है? अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस
deposited at any electrode when the 1 ampere electric current is passed till the 1 second into the electrolytic solution. क्लियर हुआ? अब जेड को अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जेड को अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? किसी भी सब्सटेंस का जो इक्विवेलेंट वेट होता है, यानी इक्विवेलेंट वेट जेड को अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन ये हो जाएगा 96500 कूलम पर मोल। ठीक है, 96500। अब देखो 96500 कैसे आया? कूलम पर मोल, कूलम पर मोल, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23, जो एवोगैड्रो नंबर्स के इक्वल होती है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज जो होगा उसी को अपन बोलेंगे 1 फैराडे। तो 1 फैराडे इक्वल टू चार्ज अपॉन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज अपॉन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। और इसको यदि मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास में 1 फैराडे की वैल्यू आएगी 96500 नियर अबाउट, है ना, कूलम पर मोल। तो ये 96500 कूलम पर मोल जो वैल्यू होती है उसको अपन बोलते हैं 1 फैराडे। तो 1 फैराडे का मतलब ये हुआ जनरली कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जितना टोटल चार्ज होगा उसको अपन कहेंगे 1 फैराडे। क्लियर हो गया? तो अपना फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो कंफर्म। ठीक है बेटा? तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ अपन क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, क्लियर, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान किसी भी इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान किसी भी, मैं हिंदी में वो लिख देता हूँ इसको, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान किसी भी इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा, उसमें फ्लो की जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी के समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब जितनी इलेक्ट्रिक करंट आप फ्लो करोगे तो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाले जो पदार्थ की मात्रा है उतनी ही अधिक होगी। अगर कम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करोगे तो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाले पदार्थ की मात्रा कम होगी। ठीक है? यस। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है अपना फैराडेज सेकेंड लॉ। ठीक है? फैराडेज सेकेंड लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ। देखो फैराडे का सेकेंड लॉ क्या है? फैराडेज LAW, फैराडेज सेकेंड लॉ। तो फैराडे का सेकेंड लॉ क्या है? फैराडे का सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी passing through the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent weight। क्लियर हुआ? अकॉर्डिंग टू, तो मैं इसको एक बार डिफाइन कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the amount of different substances, according to this law,
the amount of different substances, the amount of different substances liberated by the same quantity, liberated by the same quantity, liberated by the same quantity of electricity, liberated by the same quantity of electricity passing through the electrolytic solution, passing through the electrolytic solution, passing through the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent, are proportional to their chemical equivalent, are proportional to their chemical equivalent. क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि फैराडे के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जब दो कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एक दूसरे से सीरीज ऑर्डर में जुड़े हुए हों और उनमें समान मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करें तो इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस का जो वेट होगा उनके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अगर समान मात्रा में, मैं हिंदी में यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, समान मात्रा में सिंपल सी बात हमने लिख ली है, आप सिंपल सी बात, सॉरी, समान मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करें, अपन समान मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करें तो इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस का जो वेट होगा उनके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपोर्शनल होगा। एक बार सरल शब्दों में इसको आप सुन लीजिए, यदि कोई भी दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एक दूसरे से सीरीज ऑर्डर में जुड़े हुए हों और दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रिक करंट की समान मात्रा फ्लो की जाए तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस की जो क्वांटिटी होगी उन सब्सटेंसेस के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ W प्रोपोर्शनल टू E। अगर सपोज करिए मेरे पास में सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट विलयन के दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और इलेक्ट्रिक करंट को मैं समान मात्रा में फ्लो कर रहा हूँ। यदि मेरे पास में दो सॉल्यूशन है, एक तो सॉल्यूशन है मेरे पास में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन AgNO3 सॉल्यूशन और एक सॉल्यूशन है बेटा मेरे पास में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? अब देखिए ये यहां पर ये सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, यहां पर ये दिस इज सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, ये सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट, और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड दिस इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रोड है। अगर इसमें मैं आई एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा हूँ और इसमें भी मैं आई एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा हूँ, तो इस इलेक्ट्रोड पर
इस इलेक्ट्रोड पर, क्लियर हो जाएगा, ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा 0.80 और इसका हो जाएगा 0.32, तो दिस विल बी एनोड और दिस विल बी कैथोड हो जाएगा, ये एनोड हो जाएगा बेटा, तो एनोड है ये इस टाइप से हो जाएगा, ये इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तो कॉपर मेटल डिपॉजिट होगी, यहाँ पर सिल्वर मेटल डिपॉजिट होगी। दोनों में समानता यह है कि इसमें भी आई एम्पीयर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, इसमें भी आई एम्पीयर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। क्लियर हो गया। तो इस पर जो सिल्वर मेटल डिपॉजिट होगी और इस पर जो कॉपर मेटल डिपॉजिट होगी तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा, तो W यानी वेट सिल्वर मेटल अपॉन W कॉपर यानी कॉपर का वेट। तो ये सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो ये हो जाएगा बेटा Ag का इक्विवेलेंट वेट, Ag का इक्विवेलेंट वेट अपॉन ये हो जाएगा Cu का इक्विवेलेंट वेट, Cu का इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, ये हो जाएगा Cu का इक्विवेलेंट वेट। क्लियर। अगर दोनों इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट होने वाले सिल्वर यानी दोनों इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट होने वाले सिल्वर व कॉपर के वेट का अपन रेशो याद करें, रेशो पता करें, तो वो जो रेशो होगा सिल्वर व कॉपर के इक्विवेलेंट वेट का रेशो होगा। तो यहाँ पर Ag का इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag वो सिल्वर और यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। क्लियर हो गया, दोनों चीज क्लियर हो गई। अब देखिए, अब ये जो कितना वेट डिपॉजिट होगा, कितना वेट इलेक्ट्रोड पर लिबरेट होगा, वो जो सारी चीजें हैं वो अपन इलेक्ट्रोड रिएक्शन के बेस पे करते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास में मुझे 1 मोल Ag है, यहाँ पर जैसे 1 मोल सोडियम है। कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ये सोडियम कहाँ से होगा, NaCl इलेक्ट्रोलाइट से होगा, ये सिल्वर कहाँ से होगा, सिल्वर नाइट्रेट के इलेक्ट्रोलाइट से होगा। अब सपोज करिए मेरे पास में है 1 मोल कॉपर है, 1 मोल कॉपर, तो 1 मोल सिल्वर नाइट्रेट, तो 1 मोल सिल्वर नाइट्रेट कैसे हो जाएगा बड़े, तो 1 मोल जो Ag प्लस आयन है, 1 मोल Ag प्लस आयन अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो अपने पास में 1 मोल सिल्वर मेटल ऑब्टेन होगी। ठीक है, तो 1 मोल सिल्वर आयन के कंप्लीटली रिडक्शन के लिए अपने को 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यह है 1 मोल इलेक्ट्रॉन। इसी टाइप से मेरे पास में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जैसे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड से मुझे 1 मोल सोडियम ऑब्टेन करने के लिए 1 मोल सोडियम आयन का रिडक्शन होगा, और 1 मोल सोडियम आयन के रिडक्शन के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, ये हो जाएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। इसी टाइप से 1 मोल कॉपर मेटल यदि कैथोड पर डिपॉजिट होती है तो 1 मोल कॉपर मेटल के रिडक्शन के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसी टाइप से जैसे 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, 1 मोल एल्यूमिनियम चाहिए। 1 मोल एल्यूमिनियम अपने को कब ऑब्टेन होगी, जब अपन Al+3 आयन जो है 1 मोल Al+3 आयन है उनका कंप्लीटली रिडक्शन करेंगे, तो 1 मोल Al+3 आयन के कंप्लीटली रिडक्शन के लिए मुझे 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये हो जाएगा ALS। क्लियर हो गया, ये सारी चीजें समझ गए कि नहीं। जैसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल सोडियम बनेगा, उसी प्रकार से 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल कॉपर बनेगा, उसी प्रकार से 3 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल एल्यूमिनियम बनेगा। क्लियर हो गया, ये सारी चीजें अपने को अच्छी तरह से समझ लेनी है। 1 मोल, अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, देखो सपोज करो, अब मैं इसको कैसे समझ सकता हूँ, देखिए इसको अपन किस टाइप से समझ सकते हैं बेटा, इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, कैसे कि 1 मोल सिल्वर मेटल ऑब्टेन करने के लिए
1 मोल सिल्वर मेटल ऑब्टेन करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है सिल्वर, जिसमें सिल्वर आयन है। अब जिसमें सिल्वर आयन है ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या तो AgCl हो सकता है, क्लियर, या ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या तो बेटा AgCl हो सकता है, या फिर वो AgNO3 हो सकता है, सिल्वर नाइट्रेट हो सकता है, या फिर वो सिल्वर सल्फेट भी हो सकता है। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो अपन जनरली लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट में 1 मोल जो Ag+ आयन है, ये 1 मोल Ag+ आयन है, सिल्वर आयन है। अब उससे 1 मोल सिल्वर आयन का यदि आप कंप्लीटली रिडक्शन करोगे तो 1 मोल सिल्वर मेटल ऑब्टेन, ये 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये है बेटा 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और अपन जानते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होगा वो होगा 1 फैराडे। कितना हो जाएगा? 1 फैराडे। और 1 फैराडे का इट मीन्स 96500 कूलम्ब पर मोल। इसका मतलब ये हो गया कि 1 मोल सिल्वर आयन, भले ही वो कोई से भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से अपने को ऑब्टेन हो, चाहे वो सिल्वर सल्फेट से हो या चाहे वो सिल्वर नाइट्रेट से हो या फिर सिल्वर क्लोराइड से हो, तो 1 मोल सिल्वर आयंस के कंप्लीटली रिडक्शन के लिए अपने को 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 1 फैराडे चार्ज, 1 फैराडे कूलम्ब चार्ज चाहिए, ठीक है। तो 1 फैराडे चार्ज चाहिए, तब जाके 1 मोल सिल्वर आयंस 1 मोल सिल्वर मेटल बना पाएंगे। इसी प्रकार से जैसे ये एल्यूमिनियम सल्फेट है। अब एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए जैसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसमें एल्यूमिनियम +3 आयंस हो, अब वो एल्यूमिनियम +3 आयंस हो, वो हो सकता है सिल्वर क्लोराइड हो सकता है, वो हो सकता है एल्यूमिनियम क्लोराइड हो सकता है, वो एल्यूमिनियम सल्फेट हो सकता है, क्लियर हो गया। ये वो एल्यूमिनियम सल्फेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा। एल्यूमिनियम नाइट्रेट हो सकता है, जैसे एल्यूमिनियम नाइट्रेट, ये एल्यूमिनियम नाइट्रेट। बट इसमें जो सबसे सिंपल है, जो इजीली अवेलेबल इलेक्ट्रोलाइट है, जो स्टेबल होता है, वो होता है सिल्वर क्लोराइड। और ये जो सिल्वर क्लोराइड है, अगर इसमें से Al+3 आयन है, ये हुए Al+3 आयन। अब 1 मोल Al+3 आयन का कंप्लीटली सिल्वर मेटल में रिडक्शन करने के लिए अपने को 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब बेटा 3F चार्ज। कितना चार्ज हुआ? 3F चार्ज, ठीक है। यदि 1 मोल सिल्वर सल्फेट के सॉल्यूशन में या सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर ये एल्यूमिनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में या एल्यूमिनियम सल्फेट के सॉल्यूशन में अपन 3 फैराडे कूलम्ब चार्ज फ्लो करेंगे, तो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाले जो सब्सटेंस है उसकी क्वांटिटी 1 मोल एल्यूमिनियम होगी। और अपने जानते हैं कि 1 मोल जो एल्यूमिनियम होता है उसका एटॉमिक मास, 1 मोल जो एल्यूमिनियम होता है उसका एटॉमिक मास होता है आई थिंक 27, ठीक है। 27 1 मोल है तो ग्राम पर मोल, 27 ग्राम पर मोल, ठीक है। इस टाइप से अपन इसके बेस पे जितनी भी क्वांटिटीज है उसका पता कर लेते हैं। क्लियर हो गया बेटा ये सारी चीजें। अब जैसे अपन एक न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, एक मेरे पास में न्यूमेरिकल है, ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। मेरे पास एक न्यूमेरिकल है बेटा, ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन है ए solution of copper sulfate is electrolyzed. A solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes. For 10 minutes with a current of 1.5 ampere. 1.5 ampere. What is the mass of copper? What is the mass of copper deposited at cathode?
व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो अपन इस टाइप से दे सकते हैं बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसमें टी पता करेंगे, टी इक्वल टू 10 मिनट्स। 10 मिनट्स इसका मतलब 10 इंटू 60, इसका मतलब हुआ ये 600 सेकेंड। कितना हो जाएगा बेटा ये 600 सेकेंड। अब अपन पता करेंगे दूसरे स्टेप में चार्ज Q। अपने जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, और I अपने पास में है 1.5 एम्पियर, और T हो गया 600 सेकेंड। T कितना हो जाएगा 600 सेकेंड। तो एम्पियर, या तो अपन इसको सिंपल करेंगे, सोल्व करेंगे तो अपने पास में आएगा 900, या तो आप इसको कहो बेटा 900 एम्पियर इंटू सेकेंड। 900, या तो अपन इसको कहें 900 एम्पियर इंटू सेकेंड, या फिर अपन इसको ये कहें बेटा 900 कूलम्ब। 900 कूलम्ब। क्लियर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, अब जो अपनी इक्वेशन होगी वो क्या होगी, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। इलेक्ट्रोड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अब ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, ये है कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब देखो ये कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट में कौन सा आयन है, ये Cu+2 आयन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ये करें व्हाट इज द मास ऑफ डिपॉजिटेड, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो ये कॉपर आयन से कैथोड, कॉपर आयन से कॉपर कैसे बनेगा कि कॉपर आयन का जब रिडक्शन होगा, कॉपर आयन का रिडक्शन होगा तो ये Cu+2 आयन है, तो Cu+2 आयन के रिडक्शन के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने को, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये हो जाएगा कॉपर मेटल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 मोल कॉपर, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे चार्ज चाहिए। क्लियर हुआ ना। तो 2 फैराडे चार्ज, और 2 फैराडे का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 96500। 2 फैराडे का मतलब 2 इंटू 96500 कूलम्ब पर मोल। क्लियर हुआ। तो इतना चार्ज अपन उसमें फ्लो करेंगे तो कैथोड के ऊपर 1 मोल जो कॉपर है वो डिपॉजिट होगी। 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगी, और 1 मोल का मतलब हो गया 63 ग्राम, यानी 63.0 ग्राम कॉपर। क्लियर हो जाएगा। फॉर 900 कूलम्ब द मास ऑफ कॉपर। अगर देखिए इतना कूलम्ब चार्ज फ्लो करेंगे तब इतनी कॉपर डिपॉजिट होती है। तो अपन कैसे, बिकॉज 2 फैराडे का मतलब 2 इंटू 96500 कूलम्ब पर मोल। इतना चार्ज फ्लो करेंगे तब कैथोड के ऊपर 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगी। 1 मोल कॉपर का मतलब 63.0 ग्राम। जब 1F चार्ज डिपॉजिट करेंगे तब जब 1 फैराडे चार्ज फ्लो करेंगे तो कॉपर डिपॉजिट होगी इलेक्ट्रोड के ऊपर, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 63.2 इंटू 96500 कूलम्ब पर मोल। क्लियर हो गया बेटा। और जब 900 कूलम्ब फ्लो करेंगे तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तब इसकी वैल्यू होगी 63/2 इंटू 96500 इंटू 900। क्लियर हो जाएगा। इसको यदि अपन सोल्व करते हैं तो अपने पास में वैल्यू आएगी 0.2938। इसको अपन सोल्व करेंगे ना बेटा, तो अपने पास में जो इसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी 0.2938
0.2938 0.2938 ग्राम। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? तो इस टाइप से अपन किसी भी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस की क्वांटिटी का पता लगा सकते हैं। क्लियर है? तो इसी कारण से जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है और जो फैराडे का सेकंड लॉ है उसी को अपन कहेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है उसके प्रोपोर्शन में इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस की क्वांटिटी होती है। और किसी भी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस की क्वांटिटी को अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में फ्लो की जाने वाली इलेक्ट्रिक करंट के बेस पे पता लगा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये दोनों चीज क्लियर होगी बेटा अपनी। एक तो है फैराडेज फर्स्ट लॉ, एक हो जाएगा फैराडेज सेकंड लॉ, और इनके बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल है वो अपन पूरे इसके बेस पे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो आज की क्लास में अपन इतना पढ़ेंगे, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट में। ठीक है बेटा, थैंक यू।